हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र बिंदु पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज हो गया था। यह आधुनिक उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। 8वीं शताब्दी के मध्य में भारत के तीनों कोणों में 3 शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। इसमें उत्तर पूर्वी भारत में पाल वंश, उत्तर पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश और दक्कन में राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों के बीच कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लगभग 200 वर्ष तक संघर्ष चलता रहा और बारी बारी प्रत्येक ने सफलता प्राप्त करी, क्योंकि जो पहले पाटलिपुत्र का स्थान था वो कन्नौज का था। अब कन्नौज पर जिसका अधिकार होता उत्तर भारत में, उसके राज्य उसके अधीनता में माने जाते थे। इन तीनों में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा और बारी बारी सबने सफलता प्राप्त की। इस त्रिपक्षीय संघर्ष को प्रतिहार नरेश वत्सराज ने शुरू किया। इसने आयुध शासक इंद्रायुध को युद्ध में हराया। ये उस समय कन्नौज की गद्दी पर बैठा हुआ था और उत्तर भारत पर विस्तार किया। फिर वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को हराया। इसी समय राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, जो गुजरात और मालवा पर प्रतिहारों से संघर्ष कर रहा था, उसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया और नर्मदा के पार ध्रुव ने वत्सराज को हराया। फिर गंगा घाटी पार करके पालों को भी हराया। फिर राष्ट्रकूट शासक वापस दक्षिण लौट गया। ये था त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रथम चरण। अब त्रिपक्षीय संघर्ष का दूसरा चरण स्टार्ट होता है। धर्मपाल को उत्तर भारत पर वर्चस्व बनाए रखने के लिए नागभट्ट II से युद्ध करना पड़ा। यह वत्सराज का उत्तराधिकारी था। यहाँ नागभट्ट ने धर्मपाल को फिर हरा दिया। एक बार फिर प्रतिहारों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। फिर राष्ट्रकूट शासक गोविंद III उत्तर भारत में आया और नागभट्ट II को पराजित किया और इसके बाद वह वापस दक्षिण लौट गया। अब शुरू होता है तीसरा चरण। इसके बाद मालवा पर अधिकार करने के लिए गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश फिर आमने सामने आए। इस समय प्रतिहार नरेश मिहिर भोज ने कन्नौज पर फिर अधिकार कर लिया। इसके बाद पाल शासक देवपाल ने मिहिर भोज को हराया, पर वो कन्नौज पर अधिकार नहीं कर सका। इसके बाद मिहिर भोज ने राष्ट्रकूटों से भी मालवा, गुजरात और काठियावाड़ छीना। फिर राष्ट्रकूटों की गद्दी पर राजा इंद्र III बैठा। इसने प्रतिहारों को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और गुजरात पर भी आक्रमण किया। गुजरात, जो व्यापारिक केंद्र था, प्रतिहारों के हाथ से निकल जाने के कारण प्रतिहारों का पतन शुरू हो गया। इसके बाद राष्ट्रकूट शासक कृष्ण III ने उत्तर भारत पर आक्रमण करके प्रतिहार वंश के टिमटिमाते हुए दीपक को सदा के लिए बुझा दिया। पाल वंश वैसे ही कमज़ोर हो चुका था पाल के बाद। अब राष्ट्रकूटों के हाथों में भारत की सत्ता आ गई थी। अब हम इन तीनों वंशों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं बंगाल के पाल वंश पर। इनका कार्यकाल 750 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक था। पाल वंश के कुछ मुख्य स्रोत: धर्मपाल का खालिमपुर अभिलेख, देवपाल का मुंगेर अभिलेख, नारायणपाल का बादल स्तंभ अभिलेख, महिपाल का वाणगढ़, नालंदा तथा मुजफ्फरनगर से प्राप्त लेख। इस वंश का प्रथम शासक गोपाल था। इसका शासनकाल 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक था। गुप्तों के पतन के बाद बंगाल में अराजकता फैली हुई थी। इसी का अंत करने के लिए जनता ने गोपाल को राजा चुना। इस वंश ने बंगाल और बिहार पर तब तक राज्य किया जब तक तुर्कों ने इनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। इसके बाद पाल वंश का दूसरा राजा धर्मपाल हुआ।
770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक। यह इस वंश का सबसे महान राजा था। धर्मपाल ने कन्नौज तक अपना राज्य विस्तृत किया और प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के साथ त्रिकोण संघर्ष में हिस्सा लेकर अपने राज्य को सुरक्षित रखा। इसने विक्रमशिला और सोमपुरी विहारों की स्थापना की। अरबी यात्री सुलेमान ने इसे रूह हेमा कहा है। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभट्ट इसका दरबारी कवि था। इसने परम भट्टारक महाराज धीराज की उपाधि धारण की। यह त्रिपक्षीय संघर्ष में वत्सराज और ध्रुव से पराजित भी रहा। फिर राजा देवपाल बना 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक। देवपाल ने परम सौगात की उपाधि धारण की। इसने प्रतिहार शासक नागभट्टो और राष्ट्रकूट शासक मिहिर भोज को पराजित भी किया। तिब्बती लेखक तारानाथ के अनुसार इसने उड़ीसा को भी विजित किया। देवपाल ने सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव के कहने पर नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव भी दान में दिए और विद्वान वीरदेव को नालंदा विहार का अध्यक्ष बनाया। ये ही पाटलिपुत्र से राजधानी मुंगेर ले गया था। इसके बाद महिपाल एक शासक बना। इसका कार्यकाल 978 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक रहा। अब पाल वंश गुर्जर प्रतिहारों के आक्रमणों के कारण क्षीण होता जा रहा था, पर इसने अपने राज्य को बचाए रखा। इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है। इसी के काल में दीपांकर और संतर्षित को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत भेजा गया। इसके शासनकाल के अंतिम दिनों में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने 1023 ईस्वी में गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया। फिर न्यायपाल शासक बनता है। इसका कार्यकाल 1030 से 1055 ईस्वी तक का रहा। इसने कलचुरीकरण शासक के साथ लंबा संघर्ष किया। गया में इसने गठाधर का प्रसिद्ध मंदिर भी बनवाया। देवपाल के बाद विग्रहपाल ने शासन किया 850 ईस्वी से 860 ईस्वी तक। इसके काल की ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। फिर नारायणपाल 860 ईस्वी से 915 ईस्वी तक इसका कार्य रहा। ये अच्छा शासक था। इसने अपने राज्य की स्थिति को काफ़ी ठीक किया। फिर गोपाल II का शासनकाल आया। इसने 957 ईस्वी तक शासन किया। इनके समय में राष्ट्रकूटों के निरंतर आक्रमण हो रहे थे, इस कारण इस वंश की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। फिर महिपाल II ने शासन किया 1075 से 1077 तक। यह एक निर्बल शासक था। इसके बाद फिर राजा रामपाल का शासनकाल आया। इसने 1077 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक शासन किया। यह एक अच्छा शासक था। इसके काल में पालों की राजशक्ति फिर से उत्कर्ष हुई, पर इसके राज्य शासनकाल के अंतिम समय में गढ़वालों ने इनसे मगध भी छीन लिया। पाल नरेश रामपाल ने रामवती नगर की भी स्थापना की। इस राजा ने अपनी मामा की मृत्यु के शोक में गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। फिर गोपाल III शासक हुआ। 1120 से लेकर 1145 ईस्वी तक इसने शासन किया। फिर मदनपाल 1144 से 1162 ईस्वी तक। फिर गोविंदपाल 1162 से 1174 ईस्वी तक। ये तीनों ही निर्बल शासक थे और ये अपने राज्य को नहीं बचा पाए। 12वीं सदी के मध्य तक सेन राजाओं ने पाल राजाओं से बंगाल भी छीन लिया था। पाल राजाओं के काल में बहुत शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई। नालंदा, विक्रमशिला, उदनपुरी आदि विहारों को इनका काफ़ी संरक्षण प्राप्त था। फिर इस वंश का एक अंतिम राजा था जयपाल। ये सामंत था। ये स्वतंत्र राज्य नहीं कर पाया। और फिर 1199 में बख्तियार खिलजी के पुत्र इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में मुसलमानों ने बिहार में भी पाल वंश को ख़त्म कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में भी आग इसी खिलजी ने लगाई थी। यह कहा जाता है कि यह आग 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू जलती रही थी। यहाँ भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। इसमें लाखों किताबें थी। प्राचीन भारत के बहुत से ग्रंथ, कई लाख पुस्तकें, कला, विज्ञान, चिकित्सा आदि से संबंधित हर चीज़ के ग्रंथ यहाँ मौजूद थे। और इसके साथ ही प्राचीन भारत के
विशेष ग्रंथ जलकर राख हो गए, जिससे हम अपने प्राचीन इतिहास के विभिन्न वंशों की जानकारी विस्तार पूर्वक जलकर राख होगी, जिससे विशेष तथ्य हमें उपलब्ध नहीं होते हैं।